हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको पता है कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम का यह नेचर है, एग्जाम की डिमांड है। तो जहाँ से मिले जितने मिले एमसीक्यू करते जाइए, ठीक है। और जैसे दीपा सेंगर आपने कहा है कि आपके 159 मार्क्स है जनरल से, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। अद्वैत 169 जनरल से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है अद्वैत। अभी आप लोग, मैंने बताया ना कि कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। अभी एक महीने आप लोग रुक जाइए, पूरा एग्जाम हो जाने दीजिए। और ये बहुत अच्छे नंबर है, 170 पे बस एक ही तो कम है। बेस्ट मार्क्स है आप लोग के, बहुत अच्छे हैं। और बस थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, बेस्ट करके आ रहे हैं। और आप क्वेश्चंस वगैरह जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस ऐसे ही लगे रहिए। और आप में से जितने भी लोग अपने मार्क्स शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। जो भी करना है वो कीजिए, हैप्पी रहिए, मजे करिए यार। दिन का पेपर हो गया, वो बस एक ही काम करो, मजे करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कट ऑफ के लिए सोचना, थोड़ा परेशान होना तब जब पूरे पेपर हो जाएंगे उसके बाद। अभी तो पेपर ही चल रहा है, अभी तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी तो जब नॉर्मलाइजेशन भी होना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी कुछ भी मत सोचिए ऐसा, ओके। और हाँ, तो जल्दी से कर दीजिए। एग्जाम का जो मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग पूछते रहते हैं कि पेपर कैसे आता है, सेक्शन वाइज आता है। जैसे ये कंप्यूटर है ना, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो जो आपके सेक्शन है वो सामने ही दिखते रहते हैं, A B C D उनका नाम लिखा रहता है। तो ऐसे लिखा रहता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य, इससे 55 नंबर का। फिर सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, उससे 55। फिर प्रबंधकीय कौशल से 45, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से। और जो पहले से वो जो डिफॉल्ट सेट रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग ए सेक्शन ही खुला रहता है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखा रहता है। और इसके ये ऑप्शन रहते हैं B C D। ये देखिए, ये कंप्यूटर है। आप सिस्टम में आपका पेपर जैसे स्टार्ट होगा तो ये चारों पार्ट ऐसे लिखे रहेंगे, A B C D उनके नाम लिखे रहेंगे और किससे कितने नंबर का आना है। और डिफॉल्ट ए में सिलेक्ट, ए पार्ट सिलेक्ट रहेगा और उससे ही फर्स्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा नीचे, ये ऐसे, राइट। फिर आप चाहे तो आप डी पार्ट भी पहले कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे ये वाला पार्ट खुल जाएगा। आप चाहे तो सी भी पहले कर सकते हैं, है ना, बी भी पहले कर सकते हैं, या जो पहले से सिलेक्ट है एक लाइन से भी कर सकते हैं, आता जाएगा। अपनी मर्जी से भी स्विच हो सकते हैं इधर उधर, जो भी पहले बाद में करना है, राइट। और मैं आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियो में पहले बता ही चुकी हूँ कि आपको पेपर कैसे करना है। और बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। पेन लेके जाना नहीं है आपको, सिर्फ आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब कुछ लेके जाना है। एक फोटो लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। हैंकी वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं, कुछ भी नहीं। पानी की बोतल वगैरह भी नहीं ले जाने देते हैं। आपको बस एडमिट कार्ड और अपनी फोटो के साथ जाना है और आप आईडी प्रूफ के साथ, हो गया। और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदर जाते हो, एप्लीकेशन नंबर डाल के अपने सिस्टम में, वही आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर। और आप बैठे रहते हो, जब एग्जाम की टाइमिंग हो जाती है तो वो लोग सबमिट करा के लॉग इन कर देते हैं सब कुछ, मतलब आप कर लेते हो, एक कोड बताते हैं, फिर हो जाता है और एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करूंगी कि वीडियो बड़ा बने। आज रंग पंचमी थी, मुझे लगा कि हो सकता है आप लोग फ्री ना हो और होली खेलने में बिजी हो, इसलिए छोटा सा वीडियो बना दिया था मैंने। लेकिन मैंने देखा कि आप लोग को क्वेश्चन करने हैं तो अब मैं बड़ा वीडियो बना रही हूँ, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। एकदम जो वन लाइनर पूछते थे योजनाओं से, तो आप भूल ही जाइए कि आपसे वन लाइनर पूछा जा रहा है। वहां पे योजना से ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब बहुत ही लंबी लंबी ऐसे लाइन होती है, एक लाइन दो लाइन की, एकदम वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन योजनाओं से नहीं आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी फरमाइश पे स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किन 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय।
गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 1 है ये। बी है महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा मंत्रालय। सी है ऑप्शन ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि मंत्रालय। डी है महिला एवं बाल विकास, वित्त सामाजिक न्याय मंत्रालय। बताइए ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर है बी, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राइट। भारत सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना का उद्देश्य क्या है। महिला ट्रैफिक पुलिस भर्ती, ग्राम स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिला सेना निर्माण, महिला जेल सुधार। बताइए ए बी सी डी क्या होगा इसका ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है इसका। राइट ऑप्शन है ग्राम स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु बना कानून कौन सा है। पॉस्को लिखा, ये पॉक्सो होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। राइट, तो पॉक्सो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ओके, जेंडर इक्वेलिटी एक्ट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। आपने पढ़ा है, बहुत ही कॉमन है ये, पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। सी है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। राइट। स्वाधार गृह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीब महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराना, असहाय महिलाओं को आश्रय, भोजन, परामर्श आदि की सुविधा देना, विधवाओं के लिए रोजगार योजना और ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार। बताइए क्या है इसका आंसर। ऐसे ही पूछ रहा है, कोई डेट वेट नहीं पूछ रहा है, बस कोई योजना है, वो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और वो किस लिए चलाई जा रही है, ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी, स्वाधार योजना असहाय महिलाओं को आश्रय, भोजन, परामर्श ये सारी सुविधाएं देने के लिए चलाई जा रही है। ठीक है। महिला हाट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। महिला सशक्तिकरण के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने का मंच देना, महिला हेल्थ कैंप का आयोजन, महिलाओं के लिए मुफ्त शॉपिंग सेंटर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका महिला हाट का, महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच देना, इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम जीवित संतान के जन्म पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। 4,000, 5,000, 6,000 या 3,000। बताइए। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फेस्टिवल है, रंग पंचमी है, लेकिन आपका उत्साह प्रॉपर बना हुआ है बिल्कुल पढ़ने का। वाओ। जननी सुरक्षा योजना किस विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव सेवा सुनिश्चित करना, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। क्या होगा इसका आंसर बताइए। आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं भी बाहर नहीं निकली। कोई रंग पंचमी, कोई कलर वगैरह मैंने नहीं खेला है, रंग वगैरह। राइट आंसर है इसका गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव सेवा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन सा टूल दिया गया है। हेल्थ कार्ड, डिजिटल स्मार्टफोन, टैबलेट या पोषण बैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से। हेल्थ कार्ड, डिजिटल स्मार्टफोन, टैबलेट, पोषण बैग। क्या होगा इसका राइट आंसर।
डिजिटल स्मार्टफोन दिया गया है। ओहो, डिजिटल स्मार्टफोन। सुगम्य भारत अभियान किसके लिए आरंभ किया गया था? महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजन की सार्वभौमिक पहुंच, ग्रामीण रोजगार, बाल अधिकार सुरक्षा। बताइए। राइट आंसर है दिव्यांगजन की सार्वभौमिक पहुंच। जिनका भी कल पेपर है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाना अच्छे से। एक्ट वगैरह में जो धारा, बस वो देख लेना कि स्पेशली ये देख लेना कि कितनी सजा का, कितने दंड का प्रावधान है और आर्थिक जुर्माना कितना है, बस। और इसी की बस धारा देख लेना, ज्यादा मत देखना कुछ। और एक बेसिक समझ, ऐसी चीजें जो भूल सकती है, मतलब डेटा तो इसी का पूछा जा रहा है और बाकी समझ पे आधारित आ रहा है, वो तो आप कर लोगे, उसमें तो ज्यादा जरूरत है नहीं। और रिलैक्स होके एकदम अच्छे से जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर अभी क्वेश्चन करना है, मतलब मैं ऐसे बीच बीच में जो जो मुझे लगता जा रहा है मैं बताते जा रही हूँ आपको, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का प्रमुख उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा देना, महिला शिक्षा, या फिर डी ऑप्शन है किशोरी बालिकाओं के पोषण की पूर्ति। तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा देना, क्रेच। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किस वर्ग को लाभ प्रदान किया गया है उज्ज्वला में? बेरोजगार युवा, वृद्धजन, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, अनुसूचित जाति के छात्र। बताइए। राइट आंसर है, पहले से आपको पता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। ठीक है। बालिका समृद्धि योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता, किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु, महिला विवाह सहायता हेतु, महिला स्वरोजगार योजना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसका बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता देना। ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में प्रथम कक्षा में प्रवेश पर कितनी राशि जारी होती है? 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 या 3000? बताइए। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पे 2500 रुपए। ठीक है, 25। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए खोला जाता है? 5 वर्ष की, 0 से 5 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 0 से 14 वर्ष या 0 से 18 वर्ष? बताइए। तो राइट आंसर है इसका 0 से 10 वर्ष। शिक्षण में समझ आधारित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना, व्याख्या और विश्लेषण को बढ़ावा देना, सूचना का यथावत प्रस्तुतिकरण, या केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना? क्या होगा समझ आधारित दृष्टिकोण का? तो राइट आंसर है व्याख्या और विश्लेषण को बढ़ावा देना। ठीक है। कौन सी शिक्षण पद्धति विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, संस्मरण विधि या मूल्यांकन विधि? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इसका परियोजना विधि। समस्या समाधान शिक्षण पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है? समय की बचत, रचनात्मक सोच का विकास, तथ्यात्मक ज्ञान, पाठ्यक्रम की जल्दी समाप्ति। क्या होगा? तो राइट आंसर इसका रचनात्मक सोच का विकास। ठीक है। अधिगम का निर्माण किस प्रक्रिया से जुड़ा होता है? केवल अध्यापक के व्याख्यान से, विद्यार्थी के अनुभव और पूर्व ज्ञान से, किताबों के अध्ययन से या परीक्षा अभ्यास से? बताइए। अधिगम का निर्माण किस प्रक्रिया से जुड़ा होता है? अधिगम का मतलब है लर्निंग। विद्यार्थी के अनुभव और पूर्व ज्ञान
से, ठीक है। और वहां जो क्वेश्चन है ना बाइलिंगुअल आएंगे, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा। और मैंने बता दिया है कि सिस्टम में कैसे वो ऊपर एक बार बना रहता है और उसमें ये पूरे सेक्शन आपको दिखते रहते हैं। आप उसमें आसानी से स्विच करके किसी भी पार्ट में जा सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और डिफॉल्ट ए सेक्शन सेलेक्ट रहता है, पोषण एवं स्वास्थ्य फर्स्ट वही से स्टार्ट होता है। ओके, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थी को वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ती है? प्रयोगात्मक विधि, श्रवण विधि, मौखिक परीक्षण विधि या अनुकरण विधि? वास्तविक जीवन से कौन सी विधि जोड़ती है? प्रयोगात्मक विधि, श्रवण विधि, मौखिक परीक्षण विधि या अनुकरण विधि? तो ये जोड़ती है प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। वर्ग परिचर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? मौखिक परीक्षा, सामाजिक कौशल विकास, समय बचाव, शिक्षक का नियंत्रण। क्या होगा इन चारों में से? बताइए। वर्ग परिचर्चा विधि का मुख्य लाभ सामाजिक कौशल का विकास, ठीक है, सामाजिक कौशल विकास इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है बताइए। ज्ञान हस्तांतरण, व्यवहार में परिवर्तन, स्मृति विकास या स्वावलंबन? प्रतिक्रिया सिद्धांत शिक्षण में व्यवहार में परिवर्तन पर बल देता है, ठीक है। अधिगम में समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की उपेक्षा, सभी प्रकार के छात्रों को साथ लेकर चलना, अलग अलग कक्षाएं बनाना। समावेशी शिक्षा राइट आंसर है सभी प्रकार के छात्रों को साथ लेकर चलना, ठीक है। ये बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है और ऐसे ही क्वेश्चन समझ वाले आ रहे हैं, तभी वो किसी बुक में भी नहीं मिल रहा है। आप चाहो कि कोई बुक ले लो और उससे कर लो और वहां आ जाए, तभी सब बोल रहे हैं कि हमने जो पढ़ा कुछ पढ़ा वो तो आ ही नहीं रहा है, वैसा कुछ पढ़ा लिखा समझ वाला आ रहा है, वहां समझ से ही करना है अलग ही तरीके से। तो इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि मोस्टली जो पेपर रहते हैं एनसीईआरटी से बनते हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है आपकी एक समझ बन जाएगी चीजों की कि आपको चीजों को कैसे देखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो पहले से है। शिक्षण प्रक्रिया में अवलोकन विधि किसके लिए प्रभावी होती है? अवलोकन करना, ठीक है। अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन, गणनाभ्यास के लिए, व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए, परीक्षा परिणाम के लिए या उपस्थिति रिकॉर्ड के लिए? अवलोकन विधि। अवलोकन विधि का यूज होता है व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए, ठीक है। शिक्षण पद्धति का चयन करते समय शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए शिक्षक को? पाठ्यपुस्तक पर, विद्यार्थियों की समझ व जरूरतों पर, विद्यालय के समय पर या परीक्षा के पैटर्न पर? बताइए। विद्यार्थियों की समझ और जरूरत पर ध्यान देना चाहिए, राइट। अगर आप ये अभी नहीं करते तो आप शायद कुछ और लगाते, परीक्षा के पैटर्न पर शायद लगा के आ जाते, क्योंकि हर एग्जाम में यही होता है ना कि कोई भी एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस और उसका पैटर्न देखो। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पूरा ध्यान ना जो बालक रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उन पे पूरा फोकस्ड रहता है। बाल विकास एक मतलब वैसे चलता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें विद्यार्थियों की समझ और उनकी जरूरतों पर ध्यान। यदि किसी गर्भवती महिला में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पाया जाता है तो निम्न में से किस पोषक तत्व की अत्यधिक कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन ए की, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी और पोटेशियम। बताइए। तो इसका आंसर है फोलिक एसिड और विटामिन बी 12, राइट।
गर्भवती महिला के पोषण पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? अतिरिक्त ऊर्जा की 150 किलो कैलोरी, 250 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी या 500 किलो कैलोरी? क्या होगा इसमें? 350 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर है। और एक बात और, जैसे आपने डेटा याद किया होगा ICMR रिपोर्ट, ये सारी चीजों का, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं लिखता है, मतलब ESB की 2020 की रिपोर्ट, या बोल देता है कि वर्तमान में कितना अतिरिक्त क्या लेना चाहिए, तो और जो डाटा आप पढ़ के गए हैं, अगर वो डाटा आपको दिख ही नहीं रहा है वहां पे, तो जो उसके आस पास हो, ठीक है, वो लगा के आ जाना। आप ये मत सोचना कि ये तो क्वेश्चन ही गलत आ गया, ये तो ये होगा वो होगा, नहीं। जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आपने याद की है, देखना कि इस 4 ऑप्शन है, और जो आपने याद किया है जिस चीज का डेटा, उस वो किस ऑप्शन के एकदम थोड़ा पास है, तो राउंड फिगर में उसी के आसपास रफली लगा देना। अगर सेम डेटा नहीं मिलता, अगर सेम मिल जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको वही लगाना है जल्दी से कि अरे इसका तो ये होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है, फोलेट का पूछा था कि गर्भवती महिला को फोलेट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए 2020 के अकॉर्डिंग ICMR, और वहां 570 लेनी चाहिए, लेकिन वहां नहीं था 570, था ही नहीं ऑप्शन में, उसके आसपास था, 600 था, और कुछ कुछ था। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होता है। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन का आंसर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि जो आपने रट लिया है वही होगा, नहीं। आपको क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, राइट। आपको मैं बता दी हूँ, अब वहां कंफ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था में एंड्रोमेट्रियम को भ्रूण के आरोपण इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है? आ गया ना कठिन क्वेश्चन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। वैसे बन जाएगा आपके लिए, तो ये चुटकियों का खेल है। अभी देखना फटाफट, आपको पता है इसका आंसर, प्रोजेस्ट्रॉन है इसका आंसर। मैं तो ऐसे ही डरा रही थी आपको, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये। यदि गर्भवती महिला को गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है, तो इसका शिशु पर क्या संभावित प्रभाव होता है? वजन कम, संकुचित सिर, मैक्रोसोमिया मतलब बढ़ा हुआ भ्रूण आकार, या फेफड़ों का असमय परिपक्व होना? क्या होगा गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने पर? ये होगा भ्रूण का आकार बड़ा भ्रूण का आकार बड़ा हो जाएगा, मैक्रोसोमिया बढ़ा हुआ भ्रूण का आकार। गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या होता है? गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करना, भ्रूण की वृद्धि को नियंत्रित करना, पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना और प्रसव मार्ग को तैयार करना, स्तन ग्रंथियों का विकास करना। बताओ रिलैक्सिन का क्या होगा? रिलैक्सिन का आपको अच्छे से पता होगा, देख लीजिए, आपको पता चल गया है इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुझे भी पता चल गया अच्छे से। ये राइट आंसर है, पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना और प्रसव मार्ग को तैयार करना, राइट आंसर है। गर्भवती महिला में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, वाह वाह, अब आया ना बढ़िया क्वेश्चन। अब इसका आंसर तो तुम लोग, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम स्थिति को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देती हूँ। सामान्य, मतली और उल्टी, गंभीर रक्तचाप वृद्धि, थर्ड है अत्यधिक और लगातार उल्टी जिससे निर्जलीकरण व इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है, असामान्य प्रसव स्थिति। बताइए क्या होगा इसका? राइट आंसर है ये
अत्यधिक लगातार उल्टी जिससे निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है। इसका राइट आंसर है। बढ़िया है ना क्वेश्चन आज के? बताना कमेंट में कि कैसे हैं और आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा लगा आपको, क्योंकि आपकी वजह से मैं वीडियो ये वाला बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, आपने बोला था इसलिए। गर्भवती महिला को कैल्शियम एवं आयरन की गोलियां एक साथ ना देने की सिफारिश क्यों की जाती है? ओके, कैल्शियम और आयरन एक साथ नहीं दिया जाता है गर्भवती महिला को, याद कर लीजिए लाइफ टाइम के लिए। दोनों दवाइयों की लागत अधिक होती है, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। कैल्शियम आयरन के अवशोषण को बाधित करता है, गर्भाशय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइए एक बार अच्छे से और देख लीजिए। कि क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग कि गर्भवती महिला को कैल्शियम एवं आयरन की गोलियां एक साथ क्यों नहीं देने की सलाह दी जाती है, मतलब एक साथ क्यों नहीं दिया जाता है? ओके, क्योंकि राइट आंसर है कैल्शियम आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। इसका सही आंसर है ये। आराम आराम से चल रहा है ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आता रहे। गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव का प्रमुख कार्य क्या है? एमनियोटिक द्रव क्या करता है, तुरंत बता दोगे? आप लोग प्रो है, मुझे अच्छे से पता है, आपको सब आता है। हम तो बस एक बार देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सही है ना? कुछ पढ़ने को तो बाकी होगा नहीं आपका, बस तो मस्त एकदम एमसीक्यू करो। भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को रोगों से बचाना, भ्रूण को सदमे से सुरक्षा देना एवं उसकी गति की स्वतंत्रता बनाए रखना, या प्रसव में सहायता करना। एमनियोटिक द्रव से भी, एमनियोटिक फ्लूइड या द्रव से भी क्वेश्चन आया था, ये भी पूछा जा रहा है गर्भावस्था से काफी, तो अच्छे से देख लो। क्या होगा इसका आंसर, बता दीजिए आप। तो राइट आंसर ये है इसका, भ्रूण को सदमे से सुरक्षा देना एवं उसकी गति की स्वतंत्रता बनाए रखना, राइट आंसर है। किस स्थिति में RH इनकम्पैटिबिलिटी का खतरा अधिक होता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी का खतरा, जब माँ RH प्लस और भ्रूण RH माइनस हो, जब माँ RH माइनस और भ्रूण RH प्लस हो, जब दोनों RH माइनस हो, जब दोनों RH प्लस हो। बताइए। जब माँ RH माइनस और भ्रूण RH प्लस हो तब खतरा होता है। लेखक के अनुसार विकास की अवधारणा किस प्रकार की होनी चाहिए? विकास की अवधारणा किस प्रकार की होनी चाहिए? देखें लेखक के अनुसार, केवल आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित, केवल सामाजिक समानता पर आधारित, समृद्धि और नैतिक मूल्यों का संतुलन, समावेशी, संतुलित और न्यायपूर्ण विकास। क्या सबसे अच्छा लग रहा है, आप बताइए। जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है ना, वही है इसका आंसर। समझ तो गए आप लोग, इसका आंसर डी है, समावेशी, संतुलित और न्यायपूर्ण विकास, राइट आंसर। चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया है, कैसी आवाज हो गई है। लेखक ने किस बात को अधूरे विकास का कारण माना है? शिक्षा की कमी, केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देना, पर्यावरणीय पर्यावरणीय असंतुलन, तकनीकी संसाधनों की कमी अधूरा विकास का कारण क्या है, बताइए। केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देना अधूरे विकास का कारण है लेखक के अनुसार, ठीक है। समावेशी नीति का अर्थ इस गद्यांश में किससे है? केवल नगरों के विकास को बढ़ावा देना, नीति का केवल एक वर्ग तक सीमित होना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, केवल औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करना। समावेशी नीति, समावेशी नीति तो आपको अच्छे से पता है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना समावेशी विकास है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना किस बात की ओर संकेत करता है? सरकारी बजट वितरण, विकास की लोकतांत्रिक पहुंच, प्रशासनिक जटिलता, केवल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, बताइए।
राइट आंसर है विकास की लोकतांत्रिक पहुंच। नीतियों का उद्देश्य केवल समृद्धि नहीं, इस कथन से क्या अभिप्रेत है? समृद्धि सबसे बड़ा लक्ष्य है। नीति में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं। समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि ही सामाजिक समानता है। तो राइट आंसर है इसका समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक है। ठीक है। अधिगम की स्थिति जन्य सिद्धांत सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी का प्रमुख तात्पर्य क्या है? अधिगम केवल शिक्षा में ही प्रभावी होता है। यहाँ अधिगम से मतलब लर्निंग से, ठीक है, लर्निंग से, सीखने से। अधिगम केवल कक्षा में ही प्रभावी होता है। अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अधिगम मतलब लर्निंग, अधिगम वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है। अधिगम केवल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। बताइए अधिगम का स्थितिजन्य सिद्धांत ये कहता है कि अधिगम वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। ड्यूल कोर थ्योरी अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? मतलब लर्निंग को केवल मौखिक सूचनाएं दी जानी चाहिए। दृश्य और मौखिक सूचनाओं का एक साथ प्रयोग स्मृति को सुदृढ़ करता है। अधिगम में केवल क्रियात्मक गतिविधियां ही आवश्यक है। अधिगम से मतलब यहाँ लर्निंग से, ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम अप्रभावी होता है। एक बार खुद से आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं रुकी हुई हूँ अच्छे से, ठीक है। फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, और आप भी सोचिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है दृश्य और मौखिक सूचनाओं का एक साथ प्रयोग स्मृति को सुदृढ़ करता है। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में शिक्षक की भूमिका क्या मानी जाती है? केवल मूल्यांकन करने की, सहयोगी मार्गदर्शक की जो बच्चे की क्षमता से थोड़ी आगे की चुनौती देता है, स्वतंत्र अधिगमकर्ता की या नियंत्रक की ओर उत्तर देता है? नियंत्रक की जो उत्तर देता है। बताइए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है सहयोगी मार्गदर्शक की जो बच्चे की क्षमता से थोड़ी आगे की चुनौती देता है। ठीक है। मेटा कॉग्निशन अधिगम की किस प्रक्रिया को दर्शाता है? मेटा कॉग्निशन बाहरी प्रबलन, आत्मनिरीक्षण और सोचने की प्रक्रिया पर नियंत्रण, यांत्रिक रटना, लास्ट ऑप्शन है अनुभव आधारित सीखना। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए मेटा कॉग्निशन। इसका राइट आंसर है आत्मनिरीक्षण और सोचने की प्रक्रिया पर नियंत्रण। ठीक है। टफ तो लग रहा है ना आपको? थोड़ा सा क्वेश्चन इजी तो नहीं लग रहा है? फीडबैक चाहिए मुझे आपसे कि कैसे लगे क्वेश्चन। आप लोगों ने कहा था कि टफ क्वेश्चन चाहिए, और वैसे इतने मतलब बीच बीच में टफ भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वही है कि इजी तो आप कर ही लोगे, टफ देख लो थोड़ा सा, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वो भी आपसे बन जाएगा, है ना। कॉग्निटिव लोड थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अधिक कार्य देना, शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना, अधिगम प्रक्रिया में अनावश्यक संज्ञानात्मक बोझ को कम करना, अभ्यास को हतोत्साही करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? अधिगम प्रक्रिया में अनावश्यक संज्ञानात्मक बोझ को कम करना। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ठीक है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत, निर्देश देने वाला नियंत्रक, सुविधाकर्ता मतलब फैसिलेटर,
जो ज्ञान निर्माण में सहायता करता है या मूल्यांकन करता। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका सुविधा करता, फैसिलेटर, जो ज्ञान निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन तो अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। स्केप फोल्डिंग किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है। स्केप फोल्डिंग पियाजे पियाजे आत्मनिर्भरता बढ़ाना, वाइगोत्स्की क्रमिक सहायता प्रदान कर अधिगम को सक्षम बनाना, स्किनर व्यवहार को नियंत्रित करना, ब्रूनर पुनरावृत्ति बढ़ाना। बताइए किस बाल मनोवैज्ञानिक का ये है स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की का है ये। क्रमिक सहायता प्रदान कर अधिगम को सक्षम बनाना, राइट। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लर्निंग मतलब अधिगम। अधिगम से देख लीजिए, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आज मैंने जो कराए हैं, तो आप लोग बिल्कुल कर ही लेना इनको अच्छे से। अधिगम केवल एक स्थिति तक सीमित रहता है। अधिगम का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। एक संदर्भ में सीखा गया ज्ञान दूसरे संदर्भ में उपयोगी हो सकता है। अधिगम केवल रटने से होता है। बताइए राइट आंसर है एक संदर्भ में सीखा गया ज्ञान दूसरे संदर्भ में उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल राइट, आपके जीवन में भी ये लागू होता है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का अर्थ है केवल कक्षा शिक्षण, व्यवहार का अनुकरण, विशेषज्ञों के साथ सीखने की प्रक्रिया जिसमें सोचने की प्रक्रिया को उजागर किया जाता है, स्मृति पर आधारित शिक्षा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। विशेषज्ञों विशेषज्ञों के साथ सीखने की प्रक्रिया जिसमें सोचने की प्रक्रिया को उजागर किया जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। अधिगम में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल तथ्यात्मक जानकारी देना, छात्रों को उत्तर रटवाना, विद्यार्थियों से अनुभवों पर चिंतन करवाना और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कराना, केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा देना। बताइए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। राइट आंसर आपको पहले से ही पता चल चुका है, समझ वाला क्वेश्चन है। विद्यार्थियों से अनुभव पर चिंतन करवाना और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर चर्चा कराना। ठीक है। एमएस एक्सेल में गोल सीक फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डेटा को छिपाना, ग्राफ बनाना, किसी विशिष्ट परिणाम के लिए इनपुट वैल्यू निर्धारित करना या ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग करना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर है किसी विशिष्ट परिणाम के लिए इनपुट वैल्यू निर्धारित करना। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए, शब्दों को हाईलाइट करने के लिए, संपादन के दौरान परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए या पेज नंबर जोड़ने के लिए। संपादन के दौरान परिवर्तन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है। स्लाइड मास्टर एक स्लाइड को हटा देना, पूरे प्रेजेंटेशन के लिए एक समान डिजाइन और फॉर्मेट तैयार करना, ऑडियो जोड़ना या टेबल बनाना। बताइए तो इसका राइट आंसर है बी, पूरे प्रेजेंटेशन के लिए एक समान डिजाइन और फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, अरे 2 टिक भी तो लगा दो आपके लिए, ये है राइट आंसर।
MS एक्स यदि आप MS एक्सेल में ये सब कुछ फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका क्या कार्य है, ये सब देख लो आप, ये सब लगाते हो आप तो ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था, इसी टाइप का ऐसा कुछ लिखा हुआ था। डेटा को जोड़ता है, A1 की वैल्यू 100 से अधिक होने पर हाई अन्यथा लो दिखाता है, ग्राफ बनाता है और डेटा को छुपाता है। बताओ क्या करता है ये। वैसे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वो आंसर में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो ऐसे डरना नहीं है ऐसे देख के सब कुछ। थोड़ा अच्छे से बैठे रहना, कूल होके आराम से देखना है कि क्वेश्चन से मिलता जुलता ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, और दिख रहा है तो फिर वही है आंसर, उसी के पास जाना है, उसी आंसर के पास, और इधर उधर कहीं नहीं देखना है। ओहो, कहा था ना, जो क्वेश्चन में लो हाई लिखा है वही ऑप्शन में भी लिखा है, मतलब वही आंसर। आगे बढ़े। इंटरनेट पर फिशिंग किस प्रकार का खतरा है? वायरस अटैक है, नकली वेबसाइट द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराना, हार्ड डिस्क खराब करना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना। फिशिंग, फिशिंग ये है, नकली वेबसाइट द्वारा संवेदनशील जानकारी चुराना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ESC शॉर्टकट का कार्य क्या है? कंप्यूटर बंद करना, टास्क मैनेजर खोलना, विंडोज लॉक करना या रीस्टार्ट करना। बताइए। टास्क मैनेजर खोलना इसका राइट आंसर है। एक वेबसाइट का URL क्या दर्शाता है? यूजर का पासवर्ड, वेबसाइट का यूनिक एड्रेस, इंटरनेट की स्पीड, वेब ब्राउजर। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर है, वेबसाइट का यूनिक एड्रेस बताता है। ठीक है, ऐसे लगे आपको? थोड़े से टफ लग रहे होंगे, पर ठीक है, इजी तो आप लोग फटाफट कर लेते हो, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाते। जितने क्वेश्चन करवाती हूँ सारे आपके सही होते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज का क्या उपयोग है? डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, एक ही डॉक्यूमेंट के एक ही डॉक्यूमेंट से कई पर्सनलाइज्ड लेटर तैयार करने के लिए, पेज ब्रेक जोड़ने के लिए, डेटा टेबल बनाने के लिए। राइट आंसर है एक ही डॉक्यूमेंट से कई पर्सनलाइज्ड लेटर तैयार करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ये बताइए, ये उसमें होता है, यूट्यूब में होता है ये, इनकॉग्निटू इनकॉग्निटू मोड का प्रमुख उपयोग क्या है? इनकॉग्निटिव मोड का प्रमुख उपयोग क्या है? इससे आप सभी परिचित होंगे, आपको पता भी होगा। बताइए फटाफट। आपके जोन का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। कंप्यूटर फास्ट करने के लिए, बिना ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव किए इंटरनेट चलाना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या स्क्रीनशॉट लेना। बताइए। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको एक लाइफ लाइन दे देती हूँ 50-50 की, और दो ऑप्शन इसके उड़ा देती हूँ। तो मैं इसके C और D ऑप्शन उड़ा देती हूँ, आंसर है A या B में से कोई। बताइए, आपके लिए मैंने इतना इजी कर दिया है इसको, एक लाइफ लाइन देनी तो बनती है आपको। इसका आंसर है B, बिना ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव किए इंटरनेट चलाना। ठीक है, यदि किसी ईमेल में BCC का उपयोग किया जाता है तो इसका क्या लाभ होता है? बताइए। ईमेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, रिसीवर अन्य BCC रिसीवर्स को नहीं देख सकते, ईमेल फॉरवर्ड नहीं होता, ईमेल इनक्रिप्ट हो जाता है। BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, BCC का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, तो राइट आंसर है यस, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है तो रिसीवर अन्य BCC रिसीवर्स को नहीं देख सकता है। राइट,
ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।